नमस्कार, मैं केमिस्ट्री पॉइंट के प्रदीप सर स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द बेस्ट केमिस्ट्री पॉइंट बाय प्रदीप सर में। सर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सीरीज मतलब आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए। सर ऑब्जेक्टिव सीरीज मीन्स कहने का मतलब कि जब तक आप मतलब आज से लेकर के जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते हैं तब तक मैं आप लोगों के बीच एक से लेकर के मात्र प्रत्येक दिन 10-10 ऑब्जेक्टिव का सेट सीरीज लेकर के आएंगे। सर आज के सेट सीरीज में हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जानेंगे जो आपको पिछले क्लास यानी जो आपको क्लास में बुक दिया गया था सर, उसी बुक से ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर बुक का जो ऑब्जेक्टिव है उसी बुक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेकर करके सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव को पहले देखिए और उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका है क्या। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा होगा सर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। जो हम किताब दिए थे उस किताब का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखें कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। सर मोलरता को हम लोग किस तरह से व्यक्त करेंगे, आइए थोड़ा सा पहले इसको एक बार डिटेल से समझते हैं। क्लास में हम लोग जब सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर मोलरता के बारे में बताए थे। मोलरता क्या होता है, तो मोलरता का परिभाषा आपको पिछले क्लास में याद करवाए थे कि मोलरता का परिभाषा होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को हम लोग बोलते हैं मोलरता। सर इसी मोलरता के बारे में आपको स्टार देकर के कुछ पॉइंट बताए होंगे। बताए थे कि मोलरता को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, और इसका इकाई बताए थे मोलरता का इकाई। मोलरता का इकाई होता है मोल और बटा होता है लीटर। मोलरता का इकाई होता है मोल बटा लीटर, या इसी इकाई को हम लोग और करके बोलते थे क्या, बताए थे कि जब लीटर को नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं, अगर इस लीटर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जिसमें इनवर्स नहीं लगा होता है उसमें इनवर्स लग जाता है। तो बताओ इसको हम लोग और करके क्या लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है मोल तो लिखेंगे मोल, और नीचे लीटर, और इस लीटर को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स। तो अब आप देखिए कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। अब आप देखिए कि हम लोग जब भी मोलरता को व्यक्त कर सकते हैं तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल लीटर इनवर्स में। तो अब इस ऑप्शन को देखिए कि किसमें मोल लीटर इनवर्स है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है मोल बटा लीटर, या इसी को बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है ग्राम लीटर, और सी ऑप्शन नंबर सी है लीटर पर मोल, और ऑप्शन नंबर डी है मोल केजी। तो इसका राइट आंसर होगा सर, मोलरता को हम लोग जब भी व्यक्त करते हैं तो मोलरता को व्यक्त बताओ किससे किया जाता है, ए से, मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर होगा मोल लीटर इनवर्स, या इसी को बोल सकते हैं मोल लीटर। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, अब इसके पीछे पढ़ रहे थे मोलरता को व्यक्त किया जाता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मतलब मोलरता को किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता को भी व्यक्त करने के लिए आप लोग को क्लास में बताए थे कि मोलरता का, जैसे अभी हम लोग मोलरता का परिभाषा पढ़ रहे थे, ठीक उसी तरह से मोलरता का भी परिभाषा बताए थे
कि मोललता जो होता है, मोललता का परिभाषा बताए होंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित तो विलेय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। सर बताए थे कि जो मोललता होता है उस मोललता को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और मोललता का इकाई बताए थे मोल, और फिर बताए थे बटा में केजी। इसी को यदि हम लोग और करके लिखते थे तो अभी बता रहे थे कि जब केजी को नीचे से ऊपर ले जाता है, जब केजी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा आपका मोल केजी इनवर्स। तो देखिए एकरा में मोल केजी इनवर्स या मोल बटा केजी किसमें है, तो मोललता को व्यक्त किया जाता है। बताओ मोललता को किससे व्यक्त हम लोग कर सकते हैं, तो मोललता को व्यक्त जब भी किया जाता है तो मोल बटा किसमें, केजी में। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ए, जिसका नाम है मोल केजी इनवर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। सर कहता है कि तीसरा ऑब्जेक्टिव कि कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो कौन ताप के द्वारा प्रभावित होता है और कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसके लिए आप लोग को क्लास में एक बहुत बेस्ट सा ट्रिक बताया गया था। सर बताए थे कि अगर फॉर्मूला के नीचे अगर आयतन रह गया, फॉर्मूला के नीचे अगर आयतन रह गया तब वह ताप पर निर्भर करेगा, और अगर फॉर्मूला के नीचे अगर आयतन नहीं है तब वह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे समझिए, पहला ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नॉर्मलिटी। सर नॉर्मलिटी का हिंदी होता है नॉर्मलता, और नॉर्मलता का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और बटा होता है बिलियन का आयतन। एकर मतलब नॉर्मलता के बटा में आयतन है, एकर मतलब नॉर्मलता ताप द्वारा प्रभावित तो होगा, मतलब ताप द्वारा ये बदलेगा। लेकिन अगर मोलालिटी का बात किया जाए तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का भार। तो विलायक का भार मतलब मोलालिटी, जिसका हिंदी मोललता, और मोललता के फॉर्मूला के नीचे आयतन नहीं है, इसलिए मोललता ताप बदलने पर नहीं बदलता है। और आपका ऑप्शन नंबर सी में है मोलारिटी, जिसका हिंदी होता है मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोल की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी ये दोनों के फॉर्मूला के बटा में आयतन है, कर मतलब ये दोनों ताप के द्वारा प्रभावित होगा, लेकिन मोलालिटी के फॉर्मूला में आयतन नहीं है सर, इसलिए मोलालिटी ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो मोलालिटी को देख रहे हैं मतलब मोललता को जो देख रहे हैं, ये मोललता कभी भी ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है कि अर्ध पारगरम झिल्ली के द्वारा प्रसरण की क्रिया में निकल पाते हैं। मतलब अर्ध पारगरम झिल्ली के द्वारा प्रसरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं, बताओ। बताए थे जैसे मान लिया जाए ये आपका एसपीएम है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस एसपीएम से अगर हम विलेय को डालेंगे या विलायक को डालेंगे या जटिल अणु को डालेंगे या साधारण अणु को डालेंगे, तो इस अर्ध पारगरम झिल्ली के द्वारा कौन से ऐसे अणु है जो इस अर्ध पारगरम झिल्ली से पार होते हैं। तो इसका आप राइट आंसर याद रखिएगा सर, कि जो अर्ध पारगरम झिल्ली होता है उस अर्ध पारगरम झिल्ली के द्वारा बताओ कौन पार होता है सर। तो अर्ध पारगरम झिल्ली के द्वारा जो विलायक अणु होता है वो विलायक अणु अर्ध पारगरम झिल्ली के द्वारा आसानी से आर पार कर जाते हैं। क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। सॉरी,
बार बार वीडियो बोल देते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा बुआ। वीडियो नहीं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्या, एनटीपी पर कोई गैस के 1 मोल का आयतन होता है क्या। इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं कि एनटीपी पर कोई गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए है 11.2 लीटर, फिर ऑप्शन नंबर बी है 22.4 लीटर, सी है 10.2 लीटर और डी दिया हुआ है 22.8 लीटर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एनटीपी पर कोई गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। चलिए कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारा बच्चा का कमेंट आ रहा है सर कि एनटीपी पर कोई गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एनटीपी पर कोई भी गैस के 1 मोल का आयतन का आंसर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो याद रखना, एनटीपी पर कोई गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा याद रखिए कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। मतलब किसका हिमांक अवनमन अधिकतम। सर एक बात पहले आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, अगर जिसका भी हिमांक अवनमन अधिकतम कहेगा, सबसे पहले ऑप्शन में जे कुछ दिया हुआ है, पहले आप उसको आयन के रूप में तोड़िए सर। जब आयन के रूप में टूट जाएगा तो देखेंगे केकरा में आयन की संख्या ज्यादा, जिसमें आयन की संख्या ज्यादा रहेगा उसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, और जिसमें आयन की संख्या कम रहेगा उसका हिमांक अवनमन कम होगा। आइए यहां पे तोड़ करके बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है K2SO4। याद रखिए, कभी आप लोग को बताए होंगे क्लास में कि दुनिया में जितना भी यौगिक है, अगर उन सभी यौगिक को यदि आयन के रूप में तोड़ेंगे तो जे पहले रहेगा उस पर हमेशा देते हैं, पहले वाला पर देते हैं प्लस, और जे बाद में रहेगा उस पर देते हैं माइनस। बताओ, एकरम सबसे पहले लिखा है के तो लिखेंगे के, फिर करेंगे प्लस, बाद में लिखा है SO4 तो लिखेंगे SO4। सर जो पहले उस पर प्लस और जे बाद में रहेगा ओकरा ऊपर क्या देंगे, माइनस। बताओ, यहां पर के मतलब पोटेशियम की संख्या एगो और SO4 की भी संख्या एगो, लेकिन कहता है कि इस ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट में पोटेशियम की संख्या 2 दिया हुआ है। तो आप माइंड में सेट करिए ना सर, आपको कभी बताए थे कि एक पोटेशियम के ऊपर होता है 1 प्लस, तो बताओ 2 पोटेशियम के ऊपर कितना होगा, 2 प्लस। बताओ यहां पर 2 है तो एक आगे 2 से गुना कर देंगे। जब पोटेशियम के आगे 2 से गुना किए तो पोटेशियम की संख्या हो गया 2, और जब 2 से गुना किए तो प्लस की भी संख्या हो गया 2। बताओ, प्लस 2 गो और माइनस 1 गो, तो जितना होना चाहिए प्लस उतने होना चाहिए माइनस। तो 2 गो प्लस तो एक आगे 2 से गुना कर देंगे तो 2 गो हो जाएगा माइनस। अब देखिए, इस पोटेशियम के कोफिशिएंट में है 2 और SO4 के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो कितना है, 1। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो बताओ टोटल आयन कितना निकल जाएगा, 3। एक मतलब K2SO4 में टोटल आयन की संख्या 3 है। ठीक उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी NaCl, तो NaCl में पहले Na बाद में Cl तो एकरा पर माइनस। बताओ, Na के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 और Cl के भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बताओ इसमें टोटल आयन कितना होगा, 2। सर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी यूरिया, आप याद रखिए, यूरिया कभी भी आयन के रूप में नहीं टूटता है, और जो आयन के रूप में नहीं टूटता है उसमें आयन की संख्या क्या होगा, 0। और ये आपका ग्लूकोज C6H12O6 ये भी आयन के रूप में नहीं टूटता, इसलिए इसमें टोटल आयन क्या होगा, 0। अब आप देखिए ना सर कि किस ऑप्शन में टोटल, मतलब किस ऑप्शन में टोटल आयन की संख्या अधिक है। तो पहला
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में टोटल आयन 3 गो, ऑप्शन नंबर बी में 2 गो, और सी और डी ये दोनों में 0 0 है। एक मतलब सबसे ज्यादा है K2SO4 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा K2SO4। K2SO4 में हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या सर, इससे ज्यादा आसान तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। अरे समांगी मिश्रण कह दे तो बताए थे समांगी मिश्रण 2 शब्द से मिलकर के बना है, एक बना है सा से और दूसरा बना है मांगी से। पहला सा से, दूसरा मांगी से। सा का मतलब समान और मांगी मतलब मिश्रण। तो जिसमें अवयव समान तरीका से मिलेगा उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। और कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं तो वह समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका सॉल्यूट, जिसका हिंदी होता है बिले, और ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेंट, जिसका हिंदी होता है विलायक, और ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी होता है विलियन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, आपको क्लास में भी इसके बारे में बताया गया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में एक साथ मिलाएंगे तो मिलने के बाद जिस नए चीज का निर्माण होता है उसी नए चीज को बताओ क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन। याद रखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बताओ क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, जिसका हिंदी क्या होता है, बिलियन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि द्विअंगी बिलियन में विलेय की संख्या उपस्थित होता है। सर द्विअंगी बिलियन थोड़ा ध्यान से समझिए। द्विअंगी बिलियन को समझने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर का प्रयोग करते हैं, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन डाला हुआ है। बताओ, इसमें आपका डाला हुआ है बिलियन। अब बताओ, तो नहीं सबको कभी क्लास में बताया गया था कि बिलियन बनने के लिए, बिलियन बनाने के लिए हम लोग 2 चीज का प्रयोग करते हैं। एक करते हैं विलेय का और दूसरा प्रयोग करते हैं किसका बाबू, विलायक का। तो कहता है क्या कि द्विअंगी बिलियन, एक मतलब ई बिलियन जे ई कंटेनर में जे बिलियन डालल है, ई बिलियन आपका द्विअंगी बिलियन है। तो कहता है कि द्विअंगी बिलियन को बनने में, द्विअंगी बिलियन को बनने में विलेय की संख्या कितना होता है। तो द्विअंगी एक मतलब 2 चीज भाग लेता है, तो 2 चीज में भाग लेगा तो एक लेगा विलेय और एक लेगा विलायक। तो कर ले विलेय की संख्या, तब विलेय की संख्या, इसका राइट आंसर 1 होगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 1, मतलब द्विअंगी बिलियन में विलेय की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका परिभाषा, और परिभाषा के लिए आपको क्लास में पूरा डिटेल से, सर क्लास के अंतर, क्लास में जितना भी चैप्टर, मतलब कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक हो, आपको घर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता है। एक एक टॉपिक करके क्लास में आपको पूरी तरह से याद करवा दिया जाता है। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर 9 कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर, तो 1 लीटर का यदि बात आ जाए तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मोलारिटी, जिसका हिंदी होता है मोलरता। मोलारिटी का हिंदी क्या हो जाएगा, मोलरता। ऑप्शन नंबर बी मोलालिटी, जिसका हिंदी होता है मोललता। और ऑप्शन नंबर सी मोल फ्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है मोल अंश। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को क्या कहा जाता है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को कहा जाता है मोलारिटी, और मोलारिटी का हिंदी बताओ क्या होता है, मोलरता। और इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि मोलरता का इकाई बोलो क्या होता है छोटू, मोल लीटर इनवर्स इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
लास्ट यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 9 में था 1 लीटर और क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 1 किलोग्राम, तो 1 लीटर का बात किया जाए तो 1 लीटर में बोलते हैं मोलरता, और अगर 1 किलोग्राम कहा जाए तो 1 किलोग्राम में बोलते हैं कौची बउआ उसको, देखो मोलारिटी। तो एक हिंदी हो जिते अभी बता रहे थे मोलरता, इसका हिंदी होता है मोललता, एक हिंदी मोलंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को बताओ, मोललता कहेंगे कि मोलरता। तो इसको हम लोग 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को बोलते हैं मोलालिटी, जिसका हिंदी होता है मोललता। सर यही 10 ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 से लेकर के 10 ऑब्जेक्टिव करवाएं। 1 से लेकर के 10 ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करिए, फिर हम लोग 10 से लेकर के कल अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे 10 से लेकर के 20 तक, मतलब प्रत्येक दिन अब आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव का सेट सीरीज चलेगा, जिसमें आज 10 ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया, कल 10 से लेकर के हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव तक कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।